Hello students, class 8th. We are going to study our Civics NCERT textbook, part 3, chapter 6, Understanding our Criminal Justice System. बच्चों, we have already started this chapter and known about the fictional story of Shanti Hembrun and Mrs. Shinde. We have learnt the role of police in investigating a crime. Second, we have learnt about Article 22 of the Constitution and criminal law guarantee to every arrested person. And third, the D.K. Basu guidelines given by the Supreme Court of India. Now we will learn about first information report. बच्चों, हम देखेंगे कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होता है और किस प्रकार किसी भी केस के शुरुआत में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। मतलब जब भी कोई क्राइम होती है तो उसके बारे में पुलिस को रिपोर्ट फाइल कराई जाती है, इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो इसमें कौन कौन सी बातें आती हैं? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एफआईआर की पहली शुरुआत कैसे होती है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है। इट इज़ विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर दैट द पुलिस कैन बिगिन देयर इन्वेस्टिगेशंस इनटू अ क्राइम। एफआईआर में सबसे पहले क्राइम के बारे में पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। सेकंड, द लॉ स्टेट्स दैट इट इज़ कंपल्सरी फॉर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर एन एफआईआर whenever a person gives information about a cognizable offense. बच्चों, पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज के लिए यह कंपल्सरी होता है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई एफआईआर से कोई इंफॉर्मेशन देता है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है कोई एक बड़ा अपराध हो गया है, तो उसके बारे में अगर पुलिस को या पुलिस स्टेशन पर सूचना दी जाती है तो जो वहाँ पर ऑफिसर इंचार्ज होते हैं उन्हें ये कंपल्सरी होता है कि वे एफआईआर लिखें, चाहे इंफॉर्मेशन किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया जा रहा हो। थर्ड, this information can be given to the police either orally or in writing. एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है वो हम रिटन या राइटिंग में तो देते ही हैं या दिया ही जाता है, कोई भी व्यक्ति जो देता है। और कभी कभी कोई ऐसी इमरजेंसी हो सकती है कि पुलिस को ओरल इन्फॉर्मेशन भी दिया जा सकता है। और ऑफिसर इंचार्ज की ये ड्यूटी होती है कि उस इन्फॉर्मेशन को एफआईआर के तौर पर वह अपने यहाँ रजिस्टर करे। अगेन बच्चों, द एफआईआर यूजुअली मेंशंस द डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ द ऑफेंस, डिटेल्स ऑफ द बेसिक फैक्ट्स ऑफ द ऑफेंस इंक्लूडिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट्स। तो ये भी चीज़ें आप जान लीजिए कि यूजुअली जनरल तौर पर एफआईआर में क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं, क्या क्या चीज़ें नोट कराई जाती हैं। तो पहला होता है डेट,
किस डेट को इंफॉर्मेशन दर्ज कराया जा रहा है, टाइम, प्लेस ऑफ द ऑफेंस, अपराध कहाँ हुआ है, और डिटेल्स ऑफ द बेसिक फैक्ट्स ऑफ द ऑफेंस। ऑफेंस के बारे में अगर और भी कोई बेसिक फैक्ट मालूम हो तो उसका डिटेल भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में दिया जाता है। और इससे भी ज़्यादा अगर कोई डिस्क्रिप्शन इवेंट्स के बारे में या ऑफेंस के बारे में मालूम है तो वो भी पुलिस को बताया जाता है या रजिस्टर कराया जाता है। If known, the identity of the accused persons and witnesses is also mentioned. अगर FIR कराने के समय हम एक्यूज्ड पर्सन को जो अपराधी व्यक्ति कह सकते हैं या जिसके खिलाफ हम अपराध बता रहे हैं उसकी आइडेंटिटी हमारे पास है तो उसकी आइडेंटिटी और उस आइडेंटिटी के साथ साथ विटनेस भी ज़रूरी होता है कि उस एक्यूज्ड पर्सन के बारे में कोई विटनेस देने वाला भी होना चाहिए। तो ये चीज़ें भी FIR में मेंशन होती हैं। The FIR also states the name and address of the complaint. FIR में जो कंप्लेनेंट जो होता है मतलब जो शिकायत करता होता है उसको कंप्लेनेंट भी कहते हैं। तो कंप्लेनेंट का नाम और एड्रेस कहाँ से FIR हो रहा है और उस व्यक्ति का एड्रेस क्या है जो कंप्लेंट नोट करा रहा है, तो ये चीज़ें भी FIR में दर्ज कराई जाती हैं। There is a prescribed form in which the police registers an FIR. ऐसे ही जैसे तैसे लिख करके पुलिस को हम FIR दर्ज नहीं करा सकते हैं। एक प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा होता है जिस पर कि पुलिस केस को रजिस्टर करती है, ये FIR रजिस्टर करती है कह सकते हैं। और इट इज़ साइंड बाय द कंप्लेनेंट, और जो शिकायत करता है उसका साइन भी उस पर किया जाता है जिससे ये बात स्पष्ट हो कि एक्चुअली शिकायत करने वाला व्यक्ति कौन है। द कंप्लेनेंट आल्सो हैज़ ए लीगल राइट टू गेट ए फ्री कॉपी ऑफ द FIR फ्रॉम द पुलिस। तो एक ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंप्लेनेंट या शिकायतकर्ता जो FIR से संबंधित सूचना पुलिस को दे रहा है उसके बारे में उस सूचना जो कुछ भी उसने दर्ज कराया है उसका एक फ़ोटोकॉपी उसे उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे कि शिकायतकर्ता को ये पता चले कि उसने जो कुछ भी ऑफिसर इंचार्ज को पुलिस स्टेशन पर कंप्लेन किया है, शिकायत दर्ज कराई है, वो क्या क्या चीज़ें उसने दर्ज किया है। उसकी एक कॉपी अगर शिकायतकर्ता को भी मिल जाएगी तो दोनों पक्ष को, कंप्लेनेंट को और पुलिस ऑफिसर को, ऑफिसर इंचार्ज को, दोनों को ही चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, शिकायतकर्ता और FIR दर्ज करने वाला, नोट करने वाला पुलिस ऑफिसर। और कंप्लेनेंट को ये प्रूफ हो जाएगा कि हमने ये चीज़ें शिकायत में दर्ज कराई हैं। तो मैं समझती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी क्राइम या किसी भी अपराध का जब हम पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट लिखवाते हैं तो उसको पहले तो हम कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और दूसरे इस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें बताई जाती हैं, और तीसरी बात ये कि शिकायतकर्ता को या कंप्लेनेंट को अपने शिकायत का जो कह लो कि एप्लीकेशन जो उसने दिया उसका एक फ़ोटोकॉपी उसको खुद के प्रूफ के लिए मिल जाता है, जिससे कि आगे जो कुछ भी उससे कोई बात बताना हो उसके बारे में तो वो ये बता सके कि हमने पुलिस को ये बातें बताई हैं और पुलिस ने हमारी शिकायत नोट करके और उसकी एक कॉपी मुझे दिया है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने पहले ही पढ़ लिया था बच्चों कि ये
जब कोई भी केस होता है तो क्रिमिनल केस में 4 मुख्य प्लेयर्स होते हैं और हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें 4 मुख्य 4 की प्लेयर्स होते हैं। उसमें सबसे पहले पुलिस, तो पुलिस का रोल हमने पढ़ लिया पहले ही, और अब हम जो FIR क्या होती है वो भी हमने आपको बताया। अब नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। किसी भी केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं, तो ये भी आप जान लीजिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक आप जानते हैं कि अ क्रिमिनल ऑफेंस इज रिगार्डेड एज ए पब्लिक रांग। जब हमारे समाज में कोई अपराध होता है तो उसको पब्लिक रांग कहा जाता है, समझा जाता है। कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस जब होता है तो वह जिस व्यक्ति के प्रति कोई ऑफेंस होता है सिर्फ उसी के लिए वो ऑफेंस नहीं माना जाता है, बल्कि उसको पब्लिक रॉन्ग, तो पूरे समाज के लिए वह अपराध समझा जाता है। तो इसका क्या मतलब होता है, ये व्हाट इज मेंट बाय दिस, that it is considered to have been committed not only against the affected victims but against society as a whole। तो जो व्यक्ति विक्टिम हुआ है वो उसके जिसके प्रति अपराध हुआ है वह तो अफेक्ट हुआ ही है, लेकिन ऐसा समझा जाता है कि पूरे समाज का के प्रति यह अपराध हुआ है। तो इसलिए इस जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं वह किसी विक्टिम के केस को सरकार के सामने या कह लीजिए कि न्यायालय के सामने रखने का काम करते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते हैं वो इसीलिए उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है कि वह ऑफेंस का रिपोर्ट, पहले पुलिस अपना केस काम ख़त्म करती है और जो ही पुलिस का काम ख़त्म होता है और उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम शुरू होता है और वह राज्य की ओर से कह सकते हैं या स्टेट की ओर से अब अपना काम संभालता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो इसलिए कोर्ट के सामने वो पुलिस का जो रिपोर्ट होता है, जो विटनेस होता है, उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट में जज के सामने रखता है, जिससे कि कोर्ट को केस के बारे में डिसीजन लेने में सुविधा हो। इसके पहले आपने एक डाउरी डेथ केस के बारे में पढ़ा है पिछले पाठ में, तो जिसमें आपने देखा, आपको याद होगा कि सुधा नाम की एक महिला का अपने परिवार में डाउरी के चलते कह लीजिए कि मर्डर हो गया था। तो इस केस का आपने पढ़ा था, द केस में जो एक्यूज्ड बने थे उसके हस्बैंड लक्ष्मण को बनाया गया था। तो एक्यूज्ड लक्ष्मण एंड हिज फैमिली वाज प्रेजेंटेड बाय द स्टेट। तो एक्यूज्ड लक्ष्मण और उसकी फैमिली को पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट में जज के सामने उसके केस को रखा था। तो इस तरह से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो काम होता है या जो वो केस कोर्ट के सामने रखता है, उसको कहा जाता है कि वो स्टेट की तरफ से कोर्ट में केस को रखता है। और केस को भी फिर कहा जाता है, जैसे लक्ष्मण कुमार और उनके परिवार का जो केस था उससे कहा गया कि यह केस स्टेट वर्सेज लक्ष्मण कुमार एंड फैमिली का केस था। तो स्टेट कौन था, उसमें दिल्ली की ये घटना थी, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की में ये हुआ था। तो केस का नाम रखा गया दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेज लक्ष्मण कुमार एंड फैमिली। और इसी तरह से बच्चों हमने शांति हेम्ब्रम का केस पढ़ा। तो शांति हेम्ब्रम के केस को भी हम शांति हेम्ब्रम वर्सेज मिसेस शिंदे
या मिसेस शिंदे वर्सेस शांति हेम्ब्रम इस केस को नहीं कहेंगे, बल्कि इस केस को किस तरह से कोर्ट में रखा गया। आपने कहानी में पढ़ा कि शांति हेम्ब्रम का केस जो था वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि स्टेट की ओर से इम्पार्शियल होकर के और पुलिस द्वारा दिए गए सारे विटनेस को उसने कोर्ट के सामने रखा। तो केस का नाम रखा गया स्टेट वर्सेस शांति हेम्ब्रम। तो आपको ये बात समझ में आ गई है, समझ लीजिए कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो स्टेट की ओर से केस को कोर्ट में रखता है। तो इस तरह से उसे एक कोर्ट ऑफिसर के तौर पर भी जाना जाता है। और ये समझा जाता है कि आप और संक्षेप में जान लीजिए कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। ये बात मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर चूँकि जो क्राइम होता है उसमें उस क्राइम को सिर्फ विक्टिम तक ही नहीं लिमिटेड कर दिया जाता है, नहीं सीमित रहता है, बल्कि केस को पब्लिक प्रोसिक्यूटर विक्टिम के केस को स्टेट के पार्ट से कोर्ट में रखता है, तो जिससे कि समाज में उस तरह की कोई और दोबारा घटना ना हो। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हम कह सकते हैं कि उसका मेन जो वर्क होता है, ही रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर बिगिंस वंस द पुलिस हैज़ कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल्ड द चार्जशीट इन द कोर्ट। मैंने पहले आपको बताया कि जो ही पुलिस अपना काम ख़त्म करती है इन्वेस्टिगेशन का और अपना चार्जशीट तैयार करती है और कोर्ट में उसे फाइल कर देती है, उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना रोल प्ले करता है। द प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। वह स्टेट की ओर से अपना केस कोर्ट के सामने रखता है, कंडक्ट करता है। एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कह सकते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज़ एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। वो कोर्ट का एक तरह से ऑफिसर होता है और कोर्ट को वह हेल्प करता है, एसोसिएट करता है कि किस तरह से वह पुलिस द्वारा जो चार्जशीट तैयार की गई है उसके बारे में कोर्ट को बताए और विक्टिम के और क्रिमिनल के बारे में सारी जानकारी इम्पार्शियल हो करके कोर्ट को दे। तो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी है कि वह इम्पार्शियल होकर के अपना काम करे एंड प्रेजेंट द फुल एंड मटीरियल फैक्ट्स, विटनेसेस एंड एविडेंस बिफोर द कोर्ट टू एनेबल द कोर्ट टू डिसाइड द केस। क्योंकि उसका काम है कि वह बिल्कुल इम्पार्शियली जज के सामने कोर्ट में केस को पुटअप करे, उसको एक्सप्लेन करे, क्या पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया है, क्या पुलिस ने विटनेस बनाया है और क्या उसने चार्जशीट बनाई हुई है। इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना और बताना ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम होता है। चूँकि वो कोर्ट ऑफिसर होता है तो इस तरह से वो कोर्ट को हेल्प करता है, इसलिए उसको कहा जाता है कि वो स्टेट की ओर से काम करता है, यानी गवर्नमेंट के लिए काम करता है। नेक्स्ट बच्चों, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जज। अब हम जज के बारे में पढ़ेंगे। द जज इज़ लाइक एन एम्पायर इन ए गेम एंड कंडक्ट द ट्रायल इम्पार्शियली एंड इन एन ओपन कोर्ट। जज को कहा जाता है हमारे जस्टिस सिस्टम में, जज एक एम्पायर, जैसे क्रिकेट का एम्पायर होता है जो दोनों ही पार्टी को देखता है कि कौन सी पार्टी किस ठीक ठीक गेम खेल रही है। तो वैसे ही
जज भी दोनों पक्ष की बातें सुनता है, वह पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बातें भी सुनता है और डिफेंस लॉयर की बात भी वह सुनता है। शांति हेम्ब्रम केस में आपने देखा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा जो रिपोर्ट पुलिस को मुहैया कराया गया, पुलिस ने जो विटनेस और जो इन्वेस्टिगेशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मुहैया कराया था या कोर्ट में जो भी उन्होंने चार्जशीट दिया था, वह मिस्टर राव जो कि उस समय एसआई थे शांति हेम्ब्रम के केस में, उन्होंने पूरी तरह से केस को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं किया था, जबकि शांति हेम्ब्रम निर्दोष थी, हमने कहानी में पढ़ा। तो डिफेंस लॉयर ने एक्चुअली शांति हेम्ब्रम के केस को ध्यान से देखा और देखा कि जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन था वो ठीक नहीं था, और अंत में आपने देखा कि किस तरह से डिफेंस लॉयर के इन्वेस्टिगेशन कह लीजिए या डिफेंस लॉयर की बातों से कोर्ट को यह संतुष्टि हुई कि शांति हेम्ब्रम किसी भी तरह से गलत नहीं है और थेफ्ट केस में उसे गलत फंसाया गया है, और उसके भाई सुशील को भी गलत तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन या पुलिस स्टेशन पर डिटेन किया गया था, जो कि डीके वासु लाइन गाइडलाइन के हिसाब से भी गलत था। तो बच्चों हम देखेंगे कि जज जो होता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात तो सुनता ही है, क्योंकि वो एक तरह से स्टेट की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर जज को सारी बातें बताता है, साथ में वो डिफेंस लॉयर की बात भी सुनता है, और ये सारी जो सुनवाई होती है, ट्रायल होता है, वो इम्पार्शियली होता है और एक ओपन कोर्ट में सारी बातें सुनी जाती हैं जज के द्वारा। The judge hears all the witnesses and any other evidence presented by the prosecution and the defense. तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया बच्चों कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भी बात भी सुनता है, तो उसको कहा जाता है प्रोसिक्यूशन की ओर से बातें सुनना, और डिफेंस लॉयर की बात भी वो सुनता है, और उसके बाद फिर जो भी जज निष्कर्ष निकालता है उसके हिसाब से वह डिसीजन देता है। द जज डिसाइड्स वेदर द एक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट। दोनों की बात सुनने के बाद प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस जज ये डिसाइड करता है कि एक्यूज्ड पर्सन, जिसे एक्यूज किया गया है, अभी वो क्रिमिनल नहीं है, अभी वो एक्यूज्ड है, जो कोई व्यक्ति एक्यूज्ड किया जाता है, उस पर अपराध, उसके बहुत सारे विटनेस होते हैं जिस आधार पर उसे अपराध के अंदर लाया जाता है, बट एक्चुअली वो क्रिमिनल है या नहीं, ये बात कोर्ट में दोनों प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की बातें सुनने के बाद जज डिसाइड करता है कि एक्यूज्ड पर्सन इनोसेंट है या वह क्रिमिनल है, तब उसे कन्विक्ट किया जाता है। इफ द एक्यूज्ड इज कन्विक्टेड, अगर उसके क्राइम को सही पाया जाता है, तब उसे अपराधी घोषित किया जाता है, कन्विक्ट किया जाता है। देन जज प्रोनाउंसेस द सेंटेंस, उसके बाद जज अपने सेंटेंस मतलब अपने जजमेंट देता है। ही मे सेंड द पर्सन टू जेल, अगर कन्विक्टेड पर्सन का जो कि कन्विक्ट किया जाएगा, मतलब अपराधी जिसे समझता है जज, तो उसे जेल भी भेज सकता है, या इम्पोज अ फाइन, अगर उसका छोटा मोटा कोई अपराध है तो उसे फाइन भी इम्पोज किया जाता है, या कभी कभी आप देखते हैं कि अगर अपराधी बहुत ही शातिर अपराधी है तो उसने कोई कॉग्निजेबल क्राइम उसने किया है तो उसे उस पर फाइन भी इम्पोज किया जाता है, और जेल की सज़ा भी जज डिसाइड करता है कि कितने साल तक, कितने महीने तक, कितने दिनों तक कन्विक्टेड पर्सन को जेल में रहना पड़ेगा। और जज भी ये सारी चीज़ें
हमारे देश के कानून के हिसाब से प्रिस्क्राइब करता है। अपने मन से या स्वविवेक से भी जज अपने डिसीजन नहीं लेता है, क्योंकि उसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए रूल्स और लॉज के हिसाब से ही अपने जजमेंट देने पड़ते हैं। तो आज का पार्ट बस इतना ही। आगे हम फेयर ट्रायल के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, और भी पार्ट की कुछ और भी जो बातें हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और मैं समझती हूँ कि पाठ आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कहीं आपको कोई दिक्कत होती है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।